नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें और साथ ही इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड भी बताते हैं। साथ ही हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट भी हम आपके लिए लेकर आते हैं। आज हमारे साथ 4 मेहमान होंगे। आरजी अग्रवाल होंगे, धानुका एग्रीटेक के चेयरमैन हैं। पंकज अरोड़ा होंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष है ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन से। अजय केडिया हैं, एमडी और रिसर्च हेड हैं केडिया कमोडिटीज से। और भाविक पटेल हैं, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत करते हैं गोल्ड और सिल्वर से। बताइए केडिया जी, क्या लग रहा है? आज अच्छी तेजी दिख रही है। सिटी की रिपोर्ट काफी बुलिश साउंड हो रही है। अगले साल के लिए उन्होंने $3000 का कॉमेक्स गोल्ड का और $40 तक का चांदी का लक्ष्य दिया है। क्या लग रहा है, किस तरह की चाल गोल्ड और सिल्वर के लिए दिख रही है आपको आगे? नमस्कार विश्वमोहन जी। नमस्कार। देखिए, डेफिनेटली अगर हम बात करें तो इस बार जो लास्ट 6 महीने में जो चेंजेस आया है उसमें सबसे बड़ा चेंज था कि इंटरेस्ट रेट को लेकर, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ईसीबी ने रेट कट कर दिया है। अब इसकी वजह से चाहे हम बैंक ऑफ इंग्लैंड की बात करें, जापान, कनाडा, स्वीडन, सभी में एक होड़ मची हुई है कि हम सेकंड हाफ में रेट कट करेंगे। और यूएस पहली बार अगर हम देखेंगे इतने बड़े इवेंट के बाद रेट कट का अनाउंसमेंट कर सकता है सितंबर में, क्योंकि अब उसकी प्रोबेबिलिटी 90% तक पहुंच चुकी है। तो एक बार रेट कट स्टार्ट होगा तो ये बुलियंस के लिए एक नया, हम बोल सकते हैं, लाइफलाइन रहेगा। साथ में जियोपॉलिटिकल टेंशन 2 दिन पहले भी हमने देखा, यूएस में जो फायरिंग्स हुई थी उसको लेकर भी एक चिंता बनी हुई है। जो कभी भी ऐसा जियोपॉलिटिकल टेंशन होता है तो कहीं ना कहीं गोल्ड को सपोर्ट ही मिलता है। तो बिल्कुल मुझे भी लगता है, जैसे हाँ 3000 इमीडिएट तो नहीं लग रहा, बट मेरे को ईयर एंड तक लगता है कि $2700 तक का लेवल एटलीस्ट हम गोल्ड में देख पाएंगे, क्योंकि एक बार इंटरेस्ट रेट कट होना स्टार्ट हुआ तो ये गोल्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो हमने पास्ट वीक के अंदर डॉविस कमेंट देखा था, ये सिग्नल दे रहा है, जिसकी वजह से गोल्ड अब 2420 के ऊपर होल्ड कर रहा है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो गोल्ड सिल्वर रेशियो अभी भी 80 के नीचे है, जो लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि नीचे में 72 से 66 के जोन में जा सकता है। जिसका मतलब है चांदी सोने को आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई देगी। जो डॉलर टर्म्स में हम इमीडिएट टारगेट पकड़ के चलते वो $38 है, बट बिल्कुल अगर हम एक साल का व्यू लेते हैं तो $38-40 का लेवल इजीली क्रॉस कर पाएगा। और डोमेस्टिक मार्केट पे भी जो मैं 1.20 बता रहा था, अब मुझे लगता है 18 महीने में जो मैंने अभी नए रिवाइज टारगेट दिए वो 1.5 लाख का है। और ऐसा नहीं है कि भाई तेजी बन रही है, क्योंकि आप कंजम्पशन देखिए, जिस ढंग से हम देखेंगे कि चांदी के जो कंजम्पशन बढ़ रहे हैं वो चांदी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो कुल मिला के सोना चांदी लॉन्ग टर्म व्यू डेफिनेटली अभी भी तेजी का ही है। चलिए, लेकिन एक और अहम मुद्दा है और उस अहम मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ पंकज अरोड़ा हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन के। शुक्रिया पंकज जी। सर, खबर है कि अब चांदी में भी अनिवार्य हॉल मार्किंग को लेकर, एचयूआईडी नियम को लेकर तैयारी चल रही है। एक अहम बैठक भी होने वाली है, उस बैठक में आप भी जाने वाले हैं। क्या कुछ मुद्दा है, क्या कुछ उस बैठक से अपडेट आ सकता है और कौन कौन उस बैठक में शामिल हो रहे हैं? देखिए, भारत सरकार की जो भारतीय मानक ब्यूरो है उसके द्वारा 22 जुलाई को बैठक दिल्ली में बुलाई गई है। और हमारी इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं, वो जितने कमेटी मेंबर्स हैं, लगभग 10-15 मेंबर्स हैं, सारे के सारे पहुंचेंगे। और अभी हम लोग को 4 मुद्दे के लिए बुलाया गया है, 4 पॉइंट्स हैं। एक तो 9 कैरेट की गोल्ड ज्वेलरी को परमिशन देने के लिए या उस पर चर्चा करने के लिए। दूसरा, जो सिल्वर ज्वेलरी है अभी वॉलंटरी हमारे देश में चल रही है, यानी स्वैच्छिक है। तो अभी अभी जो 22 तारीख का इशू है वो केवल ये कह रहा है कि एचयूआईडी, यानी गोल्ड पे जैसे 5 मार्क लगते थे वैसे ही सिल्वर पे भी अब एचयूआईडी अनिवार्य है। यानी ज्वेलरी पे पुराना मार्क ना लग के एचयूआईडी लगेगा सिल्वर पे। लेकिन अभी ज्वेलर्स पे मैंडेटरी करने की स्कीम अभी नहीं है, इस पे बातचीत होगी। लेकिन मैं आपके माध्यम से देश के ज्वेलर्स को कहना चाहता हूँ कि जब डिपार्टमेंट का नजरिया उसको एचयूआईडी लाने का हो गया है, यानी 5 मार्क को हटा के एचयूआईडी लाना है, तो निश्चित ही हम सब ज्वेलर्स को ये करना चाहिए। आगे आने वाले दिनों में हम 2-4 साल के बाद की मान के चलें, इसका टाइम लेके चलें कि हम जो नई ज्वेलरी अपने स्टॉक में करेंगे, पुरानी ज्वेलरी को निकाल के नए स्टैंडर्ड जो हॉलमार्क के आ रहे हैं उसके हिसाब से हमें नई ज्वेलरी अपने स्टॉक में लानी चाहिए। और गवर्नमेंट अभी नहीं, 2-4 साल का टाइम वॉलंटरी है, लेकिन हमें अपनी तैयारी इस पे करनी चाहिए। का आपने लोगों को आगाह कर दिया है, ज्वेलर्स को आगाह कर दिया है कि आप अपनी तैयारी अभी से करें। हालांकि सरकार जरूर टाइम देगी, जब भी अनिवार्य आएगा तो सरकार 1 साल का या उससे ज्यादा का भी टाइम मिल सकता है, लेकिन बेहतर हो कि आप अभी से अलर्ट रहे, अभी से उस तरह की तैयारी शुरू कर दे, क्योंकि हॉलमार्किंग की डिमांड काफी समय से हो भी रही है। लगातार लोग चाह रहे हैं कि जब गोल्ड में हो चुका है तो चांदी में क्यों नहीं। लेकिन पंकज जी, एक और सवाल है, गोल्ड में भी अभी भी दायरा काफी कम जिले तक है, 358 जिले हैं, जिसमें 15 भी लेटेस्ट अपडेट के साथ।
क्यों अभी पूरे देश भर में क्यों होने में क्या दिक्कत हो रही है सर? क्या सिर्फ जो हॉलमार्किंग सेंटर्स हैं वो क्या सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित है, ये वजह है? या दूसरी वजह ये है जो होलसेल लेवल पर, जो मैन्युफैक्चरर लेवल्स पे, वहां पर आपको हॉलमार्क करके बेचना है, इस वजह से सारे होलसेलर मैन्युफैक्चरर्स बड़े शहरों में हैं, ये दिक्कत हो रही है? नहीं, देखिए ये दिक्कत नहीं है। बीआईएस का रूल ये कहता है जहां पे ज्वेलरी उत्पादन होगा वहीं पे उसकी हॉलमार्किंग होगी। तो हमारे देश के रूल के हिसाब से जो छोटे शहर है, जिस शहर में हॉलमार्क सेंटर खुल जाता है उस शहर को मैंडेटरी मान लेते हैं। तो हमारे देश में जब हम एक शब्द होता था कि एक स्वर्णकार सुनार ज्वेलर खुद सामान बनाता था, लेकिन आज हम लोगों ने इसको पिछले 10 सालों में इंडस्ट्री कह के इसको इंडस्ट्री बना दिया। तो जब इंडस्ट्री शब्द यूज हो जाता है तो इंडस्ट्री वही, जैसे हमारे देश में मुंबई, दिल्ली, राजकोट, अमृतसर ऐसे कई शहर हैं जो देश का 95% उत्पादन जो होता है वो उन्हीं शहरों में होता है। तो सारी एचओआईडी की हुई ज्वेलरी कराई जाती है, यानी जो व्यक्ति 5 किलो 2 किलो ज्वेलरी एक साथ बनाता है वो उसको एचओआईडी करके और नीचे गांव तक की डिलीवरी उसके माध्यम से हो जाती है। क्योंकि अगर सिटी में अगर किसी में आ भी जाएगा तो उसके गांव, अगर गांव वाले का मान लो उसका हेडक्वार्टर सिटी का 30 किलोमीटर है तो गांव वाले को 30 किलोमीटर जाना पड़ेगा। तो सरकार के अनुसार जो सरकार ने स्कीम बनाया, हम इसके फेवर में भी है कि अगर प्रोडक्ट दिल्ली में बना है तो दिल्ली में एचओआईडी होने के बाद वो बिहार का गांव हो या पश्चिम बंगाल का, अंतिम छोर तक एचओआईडी किया हुआ माल, जो गहने जो होते हैं वो अंतिम उपभोक्ता को मिलने चाहिए। लेकिन एक बीआईएस में कमी है, बीआईएस जरूर अपना आगे बढ़ रही है चांदी को लेकर, लेकिन मैं आज भी एक बात कहना चाहूंगा, जिस तरीके डिजिटल इंडिया देश में आया हम लोगों को बहुत उसका लाभ मिला है, लेकिन उतना ही नुकसान हम लोगों को स्कैम के माध्यम से आज हर परिवार के हर घर में कोई ना कोई फोन डेली आता है स्कैम को लेके, कहीं ना कहीं उसके साथ टप्पेबाजी करने का प्रयास किया जाता है। सेम उसी तरीके बीआईएस का भी जो एचओआईडी गोल्ड पे चल रहा है वो केवल सरकार के सामने एक अच्छा दिखावा है और कहीं ना कहीं उसका मिसयूज बड़े पैमाने पर हो रहा है। आप ये गारंटी नहीं ले सकते हैं कि जो ज्वेलरी आप खरीद रहे हैं और बीआईएस केयर में आप अगर चेक कर रहे हैं और वो ज्वेलरी आपको मेंशन दिख रही है कि वो 22 कैरेट की है, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो 18 कैरेट की है कि 14 कैरेट की है कि वो 0% की है। तो बीआईएस केयर, ये एचओआईडी, ये सिर्फ एक धोखा है। सरकार का प्रयास अच्छा, लेकिन इसमें कमियां कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट की है। डिपार्टमेंट अपने इम्प्लीमेंट अधिकारियों के माध्यम से अपना काम सही से नहीं कर रहा। रूल ये कहता है कि बिना एचओआईडी किया हुआ स्टॉक किसी के पास अवेलेबल नहीं होना चाहिए, चाहे वो होलसेलर हो चाहे वो रिटेलर हो। लेकिन कहीं ना कहीं जो 40 लाख रुपए के नीचे एग्जेम्पशन मिला हुआ है उसी को लेकर कहीं ना कहीं कुछ लोग उसका मिसयूज करके बड़ा स्टॉक रखते हैं जो बिना एचओआईडी का होता है, और उसी के माध्यम से वो बिना एचओआईडी का स्टॉक सप्लाई किया जा रहा है। और उसी बिना एचओआईडी के माल को लेकर, गहने को लेकर लोग उसका मिसयूज गलत एचओआईडी लगवा रहे हैं। और एक ही नंबर पे आप उसी में देखेंगे उसमें रिंग भी आएगी, टॉप भी आएंगे, कुछ भी चेन भी आएगी, और उसकी कोई परसेंटेज की गारंटी नहीं है। डिपार्टमेंट खुश है, उसका डेटा बढ़ रहा है कि उसका 1 करोड़ पीस उसने एचओआईडी कर दिए, लेकिन ये केवल एक अच्छा आंकड़ा है। रियलिटी में ज्वेलर बहुत परेशान है। और जो एनबीएफसी होती है, जो ऑक्शंस निकालती है पुराने गोल्ड को, वहां भी कहीं ना कहीं मैनेजर्स उसके अंदर साथ शामिल होते हैं, और कुछ ज्वेलर्स भी होते हैं जो मिल के घपला करके वहां पे 5 कैरेट 9 कैरेट 10 कैरेट का गोल्ड ज्वेलरी फाइनेंस करा लेते हैं। और बाद में जो ज्वेलर ऑप्शन के लिए खरीद के लाता है तो वो स्टैम्प देखता है तो उसमें 18 कैरेट या 22 कैरेट की स्टैम्प है, और जब वो खरीद के लाता है तो उसका लंबा चौड़ा नुकसान होता है और कोई इसको देनदारी नहीं, कोई देने वाला नहीं है। यानी गवर्नमेंट की पॉलिसीज अभी भी, हम लोग एक्सपर्ट कमेटी के मेंबर हैं, फिर भी कोई सुनवाई जैसी बात नहीं है। जो रियलिटी में ज्वेलर्स की प्रॉब्लम है वो कहीं हल नहीं होती दिख रही है। ओके पंकज जी, जब इस तरह के सवाल उठ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि एचयूआईडी का गलत इस्तेमाल हो रहा है, ऐसी ज्वेलरी पे उस पर शुद्धता की गारंटी भी नहीं है, तो क्या बीआईएस केयर ऐप के जरिए भी इसका ट्रैक नहीं हो पा रहा होगा क्या? फिर वो तो उस दायरे से बाहर ही होंगे, फिर उसमें तो आएगा ही नहीं, उस केयर ऐप से तो उसकी जांच ही नहीं हो पाएगी। बिल्कुल सही है। सपोज सर आप किसी ज्वेलर के पास जाते हैं, आपने उससे 10 ग्राम की गोल्ड की चेन खरीदी है, आपने बीआईएस केयर ऐप में वो नंबर डाला, आपको दिख रहा है 22 कैरेट, आप खुश हो गए क्योंकि जिस ज्वेलर ने आपको दी है वो ओरिजिनल आपको चेन दे रहा है, उसने ओरिजिनल खरीदी है। बट जो डुप्लीकेट, जिनका कोई व्यापार नहीं है या अलग से जो गलत काम कर रहे हैं, उन्होंने कहीं पे लेजर मार्किंग, क्योंकि जो हॉलमार्क सेंटर है सरकारी है, पर जो लेजर मार्क होता है उसी लेजर मार्क से सेम नंबर वो किसी भी गोल्ड चेन पे 5 ग्राम 10 ग्राम और 18 कैरेट 12 कैरेट किसी भी प्योरिटी पे वो वही नंबर लगा देगा। और अगर उसने आपको उस ज्वेलर के बजाय कैश में बेच दी
अनरजिस्टर्ड ज्वेलर ने आपको कैश से भेज दिया, किसी पब्लिक ने आपका दोस्त है सपोज मान लीजिए, या कहीं पे आप गिरवी रखने गए बैंक में, एनबीएफसी में, तो वो अधिकारी बैंक का या एनबीएफसी वो उस नंबर को देख के, एचओडी नंबर को देख के 22 कैरेट मान के उसके ज्वेलरी को फाइनेंस कर देगा। ये एक बड़ा धोखा है और इसमें सेक्शन 17, 15, 17 इंप्लीमेंट होना है। बीआईएस से हम लोग तमाम बार लिख के दे चुके हैं, लेकिन बीआईएस उसको इंप्लीमेंट करता नहीं है। क्यों नहीं करता? अब इसके कारण बीआईएस ही बता सकता है। उसी वजह से देश के अंदर गलत ज्वेलरी चल रही है। एक बहुत ही गंभीर मुद्दा उठाया पंकज जी, बहुत ही गंभीर मुद्दा है। तो आप क्या चाह रहे हैं कि 40 लाख से कम टर्नओवर वाले को भी हॉलमार्किंग के दायरे में लाना चाहिए, अनिवार्य तौर पे उन्हें भी पूरी ज्वेलरी को हॉलमार्क करना चाहिए ताकि कोई भी ना छूटे, कोई भी ज्वेलरी ना रहे उससे बाहर। जो रियल में 40 लाख के नीचे के ज्वेलर हैं वो एग्जेम्प्ट है, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो गलत काम नहीं कोई कर रहे। लेकिन जिसके पास पूंजी 10 करोड़ रुपए की है, 20 करोड़ की पूंजी है, वो अपने ही प्रतिष्ठान के पास दूसरी जगह पे एक 40 लाख के नाम से स्टोर खोल लेते हैं और वहां से वो बिना एचओडी की ज्वेलरी बेच रहे हैं। यानी कुछ लोग गिनती के उस एग्जेम्पशन का लाभ ले रहे हैं और लाभ लेके मार्केट में गलत सर्कुलेट ज्वेलरी हो रही है। शुक्रिया पंकज जी, आपने वक्त निकाला और एक अहम मुद्दे, गंभीर मुद्दे को आपने उठाया कि एचयूआईडी का कैसे गलत तरीके से देश में इस्तेमाल हो रहा है। एक ही सेम ही एचयूआईडी अलग अलग ज्वेलरी पे डालकर भी बेचा जा रहा है और कई सारे ज्वेलर्स ऐसे हैं जो कम टर्नओवर में, जहां पर एग्जेम्पशन सरकार की तरफ से दी गई है, उस नियम को वो अनदेखी करके उस नियम का फायदा उठाकर और गलत तरीके से ज्वेलरी यहां पर बेच रहे हैं। ये गंभीर मुद्दा है और सरकार को इस पर कुछ ठोस कदम उठाना चाहिए। बीआईएस को भी इस पर कड़े कदम उठाना चाहिए। इंप्लीमेंटेशन में क्या दिक्कत हो रही है, ग्राउंड पर क्या दिक्कत हो रही है, इसका ध्यान रखना जरूरी है, स्क्रूटनी बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वापस से वायदा बाजार की ओर लौटते हैं। हमारे दोनों मेहमान बने हुए हैं। भाविक, आपसे गोल्ड और सिल्वर पर राय नहीं ले पाया था, अभी केडिया जी कह रहे थे और सिटी की रिपोर्ट, जिस तरह से बुलिश रिपोर्ट आ रही है गोल्ड और सिल्वर को लेकर, आप क्या देख रहे हैं? गोल्ड और सिल्वर की चाल आगे किस तरह की दिख रही है? गुड मॉर्निंग विश्वमन जी। गुड मॉर्निंग। देखिए गोल्ड और सिल्वर में अभी भी मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है, क्योंकि कल देखिए फेड के जो स्टेटमेंट आए थे, तो फेड ने भी एक्नॉलेज किया कि जो सेकंड क्वार्टर में जो 3 इन्फ्लेशन के नंबर्स आए हैं वो काफी प्रॉमिसिंग है। फेड को अभी कॉन्फिडेंट है कि जो इन्फ्लेशन है वो कम हो रहा है और वो लोग 2% के तक वेट नहीं करेंगे। बट आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगा कि फेड अभी ड्यूअल मैंडेट की बात कर रही है, कि जहां पे अब तक फेड का सिर्फ फोकस था कि महंगाई के दर घटाने में, बट अभी उन्होंने भी एक्नॉलेज किया कि जो लेबर मार्केट है वो अभी कहीं ना कहीं थोड़ी वीक हो रही है। और क्योंकि अभी ये लोग दोनों देखेंगे कि इन्फ्लेशन तो कम हो रहा है, बट अगर लेबर मार्केट कूल ऑफ हो रहा है तो शायद वो लोग रेट कट करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि सितंबर में आई थिंक काफी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है रेट कट की। और जैसे हमने भी हिस्टोरिकली देखा है कि जब भी रेट कट होने वाले उससे पहले 3 महीने पे हम गोल्ड और सिल्वर में तेजी देखने को मिल रही है। तो मुझे लग रहा है कि आई थिंक शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में काफी तेजी हम देखने को मिल सकते हैं। हालांकि अभी फिलहाल ऑलरेडी का रन अप हो चुका है, तो थोड़ी तेजी नहीं देख सकते, बट एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत अभी भी पॉजिटिव लग रहा है। आज के दिन की बात करें तो दोनों में बाय की रिकमेंडेशन रहेगी। सबसे पहले गोल्ड की बात करें तो अराउंड 73,500 पे लॉन्ग कर सकते हैं, 73,800 के टारगेट के लिए। और सिल्वर सितंबर जो कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे भी अगर थोड़ी डिप मिलती है अराउंड 92,300 तो बाय कर सकते हैं 93,100 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 91,900 का। तो दोनों में गोल्ड और सिल्वर में बांड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखेगी। सिल्वर दोनों खरीदारी की राय। केडिया जी फटाफट से आप कच्चे तेल पर बता दीजिए क्या करना चाहिए। बिल्कुल, अगर हम जो कच्चे तेल की बात करें तो एक तरफ हम देख रहे हैं जियो पॉलिटिकल टेंशन और अब पॉलिटिकल जो हम लोग कंसर्न्स देख रहे हैं उसकी वजह से वैसे देखा जाए तो कच्चे तेल को सपोर्ट मिलना चाहिए, लेकिन चाइना से जो नंबर्स आए वो काफी खराब आए हैं, जिसकी वजह से प्राइसेस बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रही। ब्रेंट 85 के नीचे है, WTI भी हम देख रहे हैं 81, 50, 82 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहे। डोमेस्टिक मार्केट पे जैसे मैंने कहा भी था कि 7,000 के ऊपर जाना एज ऑफ नाउ मुश्किल लग रहा है। तो मुझे लगता है कच्चे तेल के अंदर गिरावट कंटिन्यू रह सकती है, कोई एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर नहीं बनेगा, बट टाइमिंग लॉन्ग की सलाह बिल्कुल भी नहीं है। करंट लेवल से अगर हम बात करें तो आज के लिए 58-60 के रेंज में बेच के चलिए, 68-60 में बेचेंगे, 69-50 का स्टॉप लॉस रखेंगे, 67-40 तक का टारगेट रहेगा। और ऐसे टाइम पे अगर ऑप्शन के जरिए करें वो ज्यादा फ्रूटफुल होता है, जहां पे हम 6900 का पुट 75 रुपीज में ले सकते हैं। टारगेट जो रहेगा वो 150 का रहेगा। चलिए वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो नेचुरल गैस, मेटल्स के अलावा बजट की उम्मीदों के साथ हमारे साथ आरजी अग्रवाल साहब होंगे, धानुका एग्रीटेक के चेयरमैन।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात कर लेते हैं बेस मेटल्स की। भाविक बताइए, बेस मेटल्स में आपको क्या दिख रहा है यहाँ से? कोई टॉप ट्रेड आज के लिए, दिन के लिए? जिंक अभी भी काफी स्ट्रांग लग रहा है। आई थिंक जब तक 270 के नीचे नहीं जाता तब तक बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। तो जिंक अराउंड 273 में बाय के रिकमेंडेशन करूंगा। 276 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 271 का। तो क्या पसंद है मेटल्स में आज? देखिए मित्र जी, पूरे बेस मेटल पैक की बात करें तो चाइना से जो नंबर्स आ रहे हैं वो कोई अच्छे नहीं आ रहे। सबकी उम्मीद पिछले 6 महीने से बनी हुई कि चाइना से जो नंबर आएंगे अच्छे आएंगे, बट हो नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से मार्केट बार बार में गेन जरूर लेता है बट सस्टेन नहीं कर पाता है। तो थोड़ा सा मिक्स व्यू है, जहां पे एल्यूमिनियम में मुझे लगता है कि दबाव बढ़ता हुआ दिखाई देगा। एल्यूमिनियम में 228 पे बेच के चलिए, 224 तक का लेवल मिल जाएगा। जबकि कॉपर और जिंक अभी भी दायरे में बने हुए, ये दायरा फिक्स रहेगा, जिसको देखते हुए 853 पे हम कॉपर लेके चलेंगे। 860 का लिमिटेड अपसाइड का टारगेट रहेगा। जिंक के अंदर भी हम देखेंगे कि 272 के करीब लेके चलिए, 276 277 का लेवल मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिए, अभी भी कॉपर और जिंक पोटेंशियली अगर हम देखें तो अच्छा है, लेकिन एल्यूमिनियम में थोड़ा सा मुझे लगता है कि हायर साइड कैप होता हुआ दिखाई देगा। तो ये बात है। फटाफट से नेचुरल गैस पे बता दीजिए, केडीआई आज 2% नीचे है, क्या करना चाहिए? नेचुरल गैस में वेदर देखेंगे, यूएस में वो अभी भी दिखा रहा है कि डिमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए, बट उसके विपरीत हमने अगर इक्विटी, चेकोस्पेक और यूएस की जितने भी अगर हम एजेंसीज की बात करें तो प्रोडक्शन कंटिन्यू बढ़ा है। और साथ में हम देख रहे हैं जो इन्वेंट्री लेवल है वो भी बढ़कर आ रहा है, जिसकी वजह से हमने ये गिरावट कंटिन्यू देखी। अब लगभग $2 के आसपास का सपोर्ट नेचुरल गैस में बन चुका है। मुझे लगता है टेक्निकली सीवियरली ओवरसोल्ड में जरूर है, बट बाइंग के लिए कोई मौका दिखाई नहीं दे रहा। तो अनलेस अनटिल 196 के ऊपर जाता नहीं है, तब तक मार्केट सैलोन जंप की रणनीति बना के ट्रेड कर सकते हैं। आज के लिए 182 के जोन में बेच सकते हैं। 187 का स्टॉप लॉस लगाइए। लिमिटेड डाउनसाइड 176 रहेगा, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ बेच के चल सकते हैं। ये व्यू है नेचुरल गैस को लेकर। लेकिन चलिए अब बजट की बात करेंगे। हमारे साथ आरजी अग्रवाल साहब हैं, चेयरमैन हैं धानुका एग्रीटेक ग्रुप के। शुक्रिया अग्रवाल सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। सर, क्या इस बार क्या उम्मीदें आप लोग लगा के रखे हैं? क्या इस बार का बजट एग्री फोकस्ड होगा? क्योंकि जिस तरह की कमजोर ग्रोथ एग्री सेक्टर की दिख रही है, 7 साल के निचले स्तर पर एग्री सेक्टर की ग्रोथ है और बाकी सेक्टर में तो बूम दिख रहा है, बेहतर ग्रोथ है। ओवरऑल इकोनॉमी भी 8.2% की ग्रोथ दिखा रही है, लेकिन एग्री सेक्टर काफी कमजोर आ रहा है, दिख रहा है। क्या करने की जरूरत है? देखिए, एग्री सेक्टर चलता वर्षा की चाल के ऊपर। तो पिछले कुछ सालों में वर्षा की चाल अच्छी नहीं रही, लेकिन इस साल शुरू से जो बारिश है, मॉनसून है, वो बहुत अच्छा है। और इस साल एक्सपेक्टेशंस है कि एग्री सेक्टर में बहुत अच्छी ग्रोथ रहने की उम्मीद है। जहां तक गवर्नमेंट की पॉलिसीज की बात है, तो मैं समझता हूं कि पीछे जो भी रीजन्स रहे, किसानों की कुछ नाराजगी है और किसानों के लिए ऑलरेडी ये बातचीत हो रही है कि सरकार किसानों के फायदे के लिए कुछ फैसले ले सकती है। मेरा इसमें सजेशन होगा, एक तरफ सरकार किसानों को फायदा देना चाहती है, दूसरी तरफ एग्री इनपुट जैसे आज ड्रोन्स 18% जीएसटी, क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल्स 18% जीएसटी, तो इनके बारे में भी मैं समझता हूं कि इसका फायदा आम आदमी को पहुंचेगा। तो इन सेक्टर में भी सरकार जीएसटी के बारे में कंसिडर करेगी। और जो किसानों के लिए ऑलरेडी सरकार ने 3 दालों के मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे परचेज गारंटी दी है, तो ये भी सरकार का एक अच्छा कदम है। आरजी अग्रवाल साहब, आपसे अब मेरा अगला सवाल होगा आपकी इंडस्ट्री के हिसाब से। एग्रीटेक इंडस्ट्री के लिए क्या लग रहा है, क्या कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं? एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज के लिए देखिए, आज किसान जो हमारा है वो कंज्यूमर है और उसको कोई मोडवेट का बेनिफिट नहीं मिलता। तो हम समझते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए भी सरकार की तरफ से कुछ किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए हमारे सेक्टर पे भी हम समझते हैं कि सरकार कुछ टैक्स कम कर सकती है, जिसमें इंपोर्ट के ऊपर भी जो टेक्नोलॉजी है जो आज हमारे देश में नहीं है और बाहर से आती है, उस पर भी हम उम्मीद करते हैं सरकार इंपोर्ट ड्यूटी में कमी करनी चाहिए, ताकि नई टेक्नोलॉजी किसानों के लिए उपलब्ध हो सके। और आज जो
और सेक्टर में सरकार ने लोकल ग्रोथ को बढ़ाने के लिए पीएलआई दी है, तो आज पेस्टिसाइड के लिए कोई पीएलआई स्कीम अभी तक शुरू नहीं की गई है। हम उम्मीद करते हैं सरकार लोकल इंडस्ट्री को फायदा पहुंचाने के लिए पीएलआई स्कीम भी शुरू करने की हम उम्मीद रखते हैं। सर, आप जो इंपोर्ट ड्यूटी कम करने की बात कर रहे हैं, फार्म इक्विपमेंट पे कह रहे हैं या किसी और खास प्रोडक्ट्स पे? देखिए, इसमें मैं एग्री इनपुट में सभी चीजों की बात कर रहा हूं जिन पर 18% जीएसटी है। अच्छा, पेस्ट फर्टिलाइजर पर तो देखिए 5% जीएसटी है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार 2 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी दे रही है। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर साहब की बहुत अच्छी स्कीम है कि वो 15,000 ड्रोन दीदी उनको फ्री ड्रोन देने की ऐलान कर चुके हैं, और दूसरी तरफ उसके ऊपर 18% जीएसटी है। तो ये बातें आपस में मेल नहीं खाती है। आम जो ग्रेजुएट एग्रीकल्चर के निकल कर आ रहे हैं, जब तक उनको रीजनेबल प्राइस पे ड्रोन नहीं मिलेंगे, और जो सरकार ने सब्सिडी स्कीम बनाई है ड्रोन्स के ऊपर, उसका भी प्रॉपर समय पे जो नए ग्रेजुएट्स आ रहे हैं उनको फायदा नहीं मिल रहा। जब तक हाई टेक जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर गवर्नमेंट का पूरा फोकस नहीं होगा, सही तरीके से सपोर्ट नहीं होगा, और हमारे देश में टेक्नोलॉजी पेस्टिसाइड्स की अगर हम बात करते हैं तो कोई बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं है हमारे देश में। आज तक कोई भी प्रोडक्ट पेस्टिसाइड की रिसर्च नहीं हुई, और हम ये सब बाहर से टेक्नोलॉजी लेके आए हैं। अभी बाहर से टेक्नोलॉजी लाने में कुछ हमारे कानून ऐसे हैं जिसकी वजह से मल्टीनेशनल कंपनियां हमारे देश में आने के बजाय वो जाना चाह रही हैं मलेशिया, इंडोनेशिया, ऐसे देशों में जहां कानून उनको अच्छे लगते हैं। और हमारे देश के कानून, जो नया कानून पीएमबी बना है, सरकार एक तरफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करती है और पीएमबी में 50 लाख रुपए फाइन और 5 साल जेल की सजा का प्रावधान रखती है। तो ये हम उम्मीद करते हैं कि इस साल जो ये पेंडिंग है पीएमबी, इसमें सरकार की प्रेजेंट पॉलिसी के हिसाब से बदलाव होंगे, जिससे जो बाहर की कंपनियां हमारे देश में नहीं आ रही है इस सेक्टर में, बाहर की कंपनियां भी फिर इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेगी, और इस सेक्टर की ग्रोथ हम समझते हैं कि आने वाले समय में काफी बेहतर होगी। आज भी हम वर्ल्ड में सेकंड एक्सपोर्टर हैं एग्रोकेमिकल्स के, लेकिन सरकारी सपोर्ट हो तो हम विश्व के नंबर 1 एक्सपोर्टर इस फील्ड के बन सकते हैं। सिर्फ कुछ कानूनों को इस हिसाब से बनाने की आवश्यकता है जिससे जो यूरोप, अमेरिका, जापान की कंपनियां चाइना +1 की बात करती है, तो 1+ में हिंदुस्तान का नंबर आना चाहिए, और तो उनको हमारे कानून अच्छे लगने जी चाहिए। आपसे एक और सवाल था, ये बिल्कुल सही बात आपने की है। एक तो आप हमेशा ये मुद्दा उठाते भी है इलीगल इंपोर्ट ऑफ स्प्यूरियस पेस्टिसाइड्स को लेकर, और दूसरी तरफ सब्सिडी की भी आप बात कर रहे हैं। तो इस इलीगल इंपोर्ट को कैसे रोका जा सकता है, इस पे आप अपने विचार दें। देखिए, आज इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 और 71 रूल्स बना हुआ है। ये प्राइवेट सेक्टर के लिए तो एप्लीकेबल होता है, लेकिन सरकारी सेक्टर के जो लोग इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, वो कितना भी इसका वायलेशन करें, उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, उनकी कोई जवाबदारी नहीं है। वो कितना भी 100 टाइम वायलेशन करें, 1000 टाइम वायलेशन करें, आज जब तक किसी भी कानून में सरकारी अधिकारी जो हैं उनकी भी जिम्मेदारी फिक्स नहीं होगी, तब तक ये गलत काम, इलीगल काम, $200 का माल अगर आप $2 में इंपोर्ट करते हैं, जी तो मैं कहना चाहूंगा सरकार को सिर्फ हजारों करोड़ का रेवेन्यू का नुकसान है। जो ये इलीगल काम कर रहे हैं इनको हजारों करोड़ का फायदा है, लेकिन जो हमारा बिल्कुल ये एक सीरियस कंसर्न है, इस पर ध्यान देने की काफी जरूरत है। शुक्रिया अग्रवाल सर, आपने वक्त निकाला, आज वक्त कम है, बजट के बाद आपसे जरूर बात होगी। केडिया जी और भावक जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुनाफे की मंडी में इतना ही। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपके लिए होगा एफएम।